नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी गंभीर चर्चा को थोड़ा सा और स्पष्टता के साथ विचार करेंगे कि कैसे ये शातिर पार्टियां जो है जब भी कोई लोकप्रिय मुद्दा होता है या अभियान होता है उसके मुद्दे को चुरा कर अपना मुद्दा बना लेती हैं, बनाने की कोशिश करती हैं और जो मुख्य मुद्दा होता है उसको रोकने की, घुमाने की, कुंद करने की, उसकी धार कम करने की एक साजिश करते हैं। तो वो उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पिछले एपिसोड में 374C में उसकी रूपरेखा बताई गई थी। भारतीय अवाम ताकत दल उसी को थोड़ा सा और स्पष्टता से बताना चाहता है। एक तो ये सत्य है कि ये जो कांग्रेस है जिसकी स्थापना किसी अंग्रेज ने ही की थी और इसी मकसद से की थी कि वो भले जनता के सामने कुछ भी दिखाए कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस की मुखबिरी के लिए थी और कांग्रेस की दलाली के लिए थी। थोड़ा बहुत इधर उधर दिखावटी और उसका मास्क या मुखौटा पहनना वो अलग चीज़ है। जो मोहनदास करमचंद गांधी था ना, तो जनता के आंदोलन को 3 आंदोलन बड़े बड़े हुए थे। एक जिसका नाम है असहयोग, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक था, उसको इसने बंद कराया। क्या क्या बहाने दिए वो उसके विस्तार में अभी नहीं जाया जा रहा है। फिर 1930-31 के आसपास जो है एक सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था। उसको भी लॉर्ड इरविन से बात के बहाने इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको बंद कराया। 1942 में भारत छोड़ो का अभियान इसी ने शुरू किया और इसी ने ख़त्म भी करा दिया। तो ये नौटंकीबाजी और मुखौटेबाजी के जरिए जो है कांग्रेस की मुखबिरी और कांग्रेस की दलाली, ये कांग्रेस मतलब मुखौटेबाजी और जो है और नौटंकीबाजी के जरिए जो है कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल रही। और इन सबों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों से इतिहास भी लिखवाया। तो वो इतिहासकार, उसके जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार इस हकीकत को छुपाने में नाकाम रहे कि नहीं भाई ये मुखबिर और दलाल थी, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा करके इन सबों ने उसमें डाला हुआ है कि भाई इस कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एलिगेशन लगता था, आरोप लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाली थी। तो सेफ्टी वाली नहीं थी, ये मुखबिर और दलाल थी। और हुआ क्या बनाया, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यही नहीं, देखिए इसके विस्तार में अभी नहीं जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से उतना बताना
मुमकिन भी नहीं होता है। लेकिन जब भी ये टीवी के डिस्कशन में जब ये सब दहाड़ते हैं, एनपीसी के झूठ और अफवाह फैलाने वाले प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने जब ये कहते हैं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप कहाँ थे, तो ये समित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी ये जानते हुए कि इस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, इसने अंग्रेजी सरकार की दलाली और मुखबिरी की है, तभी ये दुबक जाते हैं। क्यों कि वो जो जीएनपीसी के जो झूठ और अफवाह फैलाने वाले जो प्रवक्ता हैं, उनका झूठ और अफवाह फैलता रहे कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो खैर और भी विस्तार से जब आप लोगों के बीच में आएंगे तो और विस्तार से इसको समझाएंगे। तो मुखौटेबाजी और नौटंकीबाजी के यही चक्कर में ये कांग्रेस जो है आज़ादी की मांग भी नहीं कर रही थी, ये मांग कर रही थी डोमिनियन स्टेटस। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और भारतीय आवाम समझ ले, इसकी आज़ादी की मांग तो थी ही नहीं, कि मांग कर रही थी डोमिनियन स्टेटस। ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब यह है कि असली प्रभुता और सत्ता जो है वो अंग्रेज़ों की रहेगी, उसके अधीन एक सीमित व्यवस्था में वो जो है ये भारतीय लोग अपनी शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन जो अंतिम और असली जो सत्ता रहेगी वो अंग्रेज़ों की ही रहेगी। इसका नाम दिया गया डोमिनियन स्टेटस। ये इसी की मांग कर रहे थे। डोमिनियन स्टेटस का एक नमूना आपको सामने पेश किया जा रहा है। 1936 में जब ये 1936-37 में प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, प्रांतों में सत्ता किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो सीमित व्यवस्था में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें कि ये कांग्रेसियों ने और कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो लगभग डोमिनियन स्टेटस का वही रूपरेखा है, आउटलाइन वही है। तो कांग्रेस कभी भी आज़ादी की मांग इसने की ही नहीं। यह हमेशा कहाँ तक पहुँची थी, कहाँ तक मांग की इसने किया था? डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस माने कि असली सत्ता, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों की रहेगी, उसके अधीन एक सीमित व्यवस्था में ये भारतीय अपना शासन प्रशासन चलाने की उसमें व्यवस्था रहेगी। ये रहा आपका डोमिनियन स्टेटस। लेकिन जब हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद राजगुरु और अमर शहीद सुखदेव को फांसी लगने वाली थी 1931 के आसपास जो है, तो भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे देश में बहुत जंगल की आग की तरफ बढ़ रही थी। और इस जो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि मुखौटा लगाया था राष्ट्रवादिता का, उसकी लोकप्रियता बिल्कुल नीचे धंस रही थी। तो इन समूहों ने दो गद्दारियाँ की हैं इस देश के साथ। मोहनदास करमचंद गांधी से पूरा देश कह रहा था कि भाई चूँकि तुम्हारी बात जो है वो अंग्रेज सुनते हैं, तुम अंग्रेज़ों से बात करते रहते हो, तो लॉर्ड इरविन से कह करके हमारे इन अमर शहीदों की फांसी को रुकवाओ। तो देश इनसे निवेदन ये कर रहा था, चाहे अपेक्षा भी कर रहा था कि ये फांसी रुकवाने के लिए बात करेंगे। लेकिन ये जाकर के मोहनदास करमचंद गांधी फांसी रुकवाने के नाम पर बात करने गया, और उल्टे जो है लॉर्ड इरविन को ये सलाह दे आया कि इनकी फांसी 12 घंटे पहले कर दीजिए, मतलब कि इनको 12 घंटे पहले ही मार दीजिए। तो ये सवाल है कि ये भगत सिंह, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु हमारे दिलों में आज भी देशभक्ति और शहादत कुर्बानी के रूप में बहुत ऊंचे आदर्श प्रतिमान के रूप में विराजमान हैं। और कोई इनको 12 घंटा पहले मारने की सलाह दे, यह देश उसको क्या मानेगा? मीर जाफर मानेगा? जयचंद मानेगा? मीर जाफर की कृतियाँ, जयचंद की कृतियाँ इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की कृति से, इस कृति से
बहुत ही छोटी, लघु और तुच्छ लग रही है। बहुत बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और दूसरा क्या कि जब देखा, जब उस समय जब भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे देश में छा रही थी और इसकी लोकप्रियता लगभग शून्य हो रही थी, तो इन समूह ने जो हमारे अमर शहीदों का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, अशफाकुल्लाह का जो पूर्ण स्वराज मतलब है कि अंग्रेज यहाँ से जाएं, यहाँ से भागें, हटें यहाँ से, और तो ये रहा पूर्ण स्वराज। बाकी व्यवस्था कि भारत के लोग देखेंगे, इसका नाम है पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज जो है इन हमारे अमर शहीदों का, रणबांकुरों का मुद्दा था, मतलब हमारे रणबांकुरों का, अमर शहीदों का ही मुद्दा था पूर्ण स्वराज का। लेकिन इन सबों ने, इन दलाल मुखबिर कांग्रेसियों ने उन हमारे अमर शहीदों का पूर्ण स्वराज वाला मुद्दा छीन लिया और उसको अपना मुद्दा बना करके 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, अपना मुद्दा बना करके। बाकी विस्तार से जब भारतीय जनता दल आदरणीय भारतीय भाई बहनों और भारतीय के बीच में आएगा तो और विस्तार से समझाएगा। तो इस प्रकार से लोकप्रिय मुद्दों को चुराना और उसको अपना मुद्दा बना देना और उसकी जो मुख्य आंदोलन है, मुख्य जो कोशिश है उसको रोक देना, उसको कुंद कर देना, ये इनके साजिश का इस तरह के जो आपराधिक गिरोह होते हैं, जो राजनीतिक दल का वेश पहने रहते हैं, उनके हथकंडे रहते हैं। इतना ही जो है भारतीय जनता दल समझा रहा है। तो ये भूतकाल में भी रहा है, आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी रहा है। तो ये अर्नब गोस्वामी का जो परसों जो है जो उसका माने चैनल है रिपब्लिक भारत, उसमें जो कार्यक्रम उसका एक चलाता है शाम के 7 से 8 बजे तक, उसका नाम है पूछता है भारत। तो उसमें अमित शाह से कुछ सवाल पूछते वो कुछ भारतीय जनता दल के मुद्दे उठा करके, भारतीय जनता दल की जो मुहिम है, आंदोलन है, पूरे देश में भारतीय एकता लाने का, उसको कमज़ोर करने का, या उन मुद्दों को चुरा करके इस्तेमाल करके इस अभियान को, इस मुहिम को, इस कोशिश को कमज़ोर करने का या कुंद करने का या हाईजैक करने की एक कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता दल ने उसी एपिसोड में बताया गया है कि जो मुद्दा है भारतीय जनता दल का, वो उठा सकते ही नहीं है। वो विस्तार से उसमें बताया गया है। भले उसका नाटक कुछ मुद्दों को उठाने का एक नाटक कर सकते हैं, नौटंकी कर सकते हैं, दम भर सकते हैं। तो खैर, तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपनी भारतीय आवाम से यही कहना चाहता है, इस भारतीय एकता के विचार को, मुहिम को, इसकी ज्योत को, इसकी अलख को आगे बढ़ाइए। तभी ये समाज विरोधी, समाज को तोड़ने वाली, देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ जनता के सामने बेनकाब हों, और बेनकाब हो भी रही है। हालांकि अभी भारतीय जनता दल पूरी तरह से जनता के बीच में आया नहीं, अभी यूट्यूब के माध्यम से अपना निवेदन, अपना संदेश दे रहा है, लेकिन वो बेनकाब अभी से ही हो रही है। जरा देखिए ना, ये भारतीय जनता दल क्या कहता है कि जिन अमर शहीदों ने इस देश की आज़ादी की खातिर अपना सर्वस्व प्राण से सर्वस्व न्यौछावर करके आज़ादी दिलाई हमारे आपके लिए, उन्होंने जो एकता का पैगाम दिया हुआ है, वह एकता एक मुश्त है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए वो
मानोलिथिक है, मानो ब्लॉक है, परम है, सूक्ष्म है, या एक ही है। और इसका यदि सारांश में कहा, इसका जो सारांश बनता है, इसका जो भावार्थ बनता है या लब्बे लुबाब जो बनता है कि इस भारत की जो पावन मिट्टी है, इसके जो भी संतान हैं सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, एक ही हैं और भारतीय हैं। यही समझ और समझ के अनुसार व्यवहार कि आज इस दौर में सख्त इसकी आवश्यकता है। यही भारतीय वामता के निवेदन कर रहे हैं। लेकिन ये विचार, ये जो समाज विरोधी, इसमें समाज के विध्वंसक जो तंजीमें संगठन हैं, जो कि समाज को तोड़ करके ही जिनकी राजनीति चल रही है, जिनकी सत्ता और वोट की रोटी सेकी जा रही है, उनको अपनी इस तरह की दुकान बंद होने का खतरा दिख रहा है। तो इसलिए सारी ये इस तरह की राजनीतिक शक्तियाँ, कौन, जीएनपीसी, वामदल, सपा, बसपा, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, अकाली और बीजेपी भी, वो उसकी भी दुकान अपने बंद होने की खतरा उसको दिख रहा है। और उसने एक दुकान और खोल रखी है, राष्ट्रवाद का। उस राष्ट्रवाद के तहत देखिए, बीजेपी का जो कैडर है बहुत बड़ा है। अब बीजेपी के जब बीजेपी का नाम लिया जाता है तो कैडर भी बड़ा है और उसमें जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी संख्या में वो राष्ट्र की सोचते हैं, वो राष्ट्रभक्ति खोज रहे हैं और राष्ट्रवाद का असल स्वरूप और असल अवधारणा खोज रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले उनको भरमा रहे हैं। बेहतर तो यह होता कि जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडकरी ने जो अपने कुर्बानी शहादत देकर के जिस राष्ट्रवाद को, भारतीय एकता का पैगाम दिया था, ये उसको लाया जाता तो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही चाव से, बहुत ही इंटरेस्ट से हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उसको समझते और बहुत तेज़ी के साथ जो है इस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के मुहिम को आगे चलाते। लेकिन ये बीजेपी वाले उनके साथ तो छल कर ही रहे हैं। उनके उन समर्थकों के जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो इनका जो भी राष्ट्रवाद है, जो भारतीयता है, वो एक आस्था विशेष से रंगा हुआ उनका राष्ट्रवाद चल रहा है। और उसका दुष्परिणाम क्या है कि इस तरह की मानसिकता के साथ जो है अपने कुछ कार्यकर्ताओं के जो डाउन द लाइन में फैलाए हुए हैं, इस देश को खतरा मुसलमानों से है। जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, इससे नहीं है, वाम दलों से नहीं है, सपा से नहीं है, बसपा ने, टीएमसी से नहीं है, एनसीपी से नहीं है, उससे नहीं है, खतरा मुसलमानों से। इस मानसिकता के साथ जो है ये पढ़ा रहे हैं अपने बीजेपी का नेतृत्व पढ़ा रहा है अपने नीचे वाले कैडर को, और इसी का मुखौटा दिया हुआ है राष्ट्रवाद। और यही कारण है कि वो लोग जो है, जहाँ पर ये समझदारी विकसित नहीं हुई है, तो वो लोग जीएनपीसी को इस देश का खतरनाक शत्रु नहीं मानते। यही जो है सारी समस्या की जड़ है, सारे फसाद की जड़ है।
और ये बीच बीच में माने हिंदू राष्ट्र की बात जो उठा देते हैं, जो कि ये नकली भी है, छद्म है, काल्पनिक है, अस्तित्वहीन है और बगैर वजूद का है। लेकिन इसी के आधार पर जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, सभी कुछ राजनीति चमकाते हैं और कुछ इन्हीं को अपना ढाल बनाते हैं देश के खिलाफ गद्दारियों की करतूतों को छिपाने के लिए। तो देश के साथ जो गद्दारी करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जेएनपीसी पूरी जेएनपीसी पूरा वामदल और ये पीएफआई सिमी तो इसकी जेएनपीसी की बुझाएँ हैं। और उसका जो अवतार है, ये जेएनपीसी का जो अवतार है केजरीवाल। तो इसी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के तर्क की बातों को ढाल बनाते हैं अपनी देश विरोधी हरकतों के गतिविधियों को छुपाने। और कुछ जो है वो जो ये काल्पनिक चीज़ है, अस्तित्वहीन है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का तो है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की जो काल्पनिक बात है, ये भारतीय जनता दल ने विस्तार से बिल्कुल बताया है कि जब तक इस देश का संविधान जिंदा है, मजबूती से खड़ा है, तो ये सिर्फ जो है भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हिंदू राष्ट्र वाली बात बिल्कुल काल्पनिक है। ये वो भी एक किसी साजिश का हिस्सा है। उस साजिश के परिणाम आप देख भी रहे हैं कि इसी काल्पनिक शैतान से लड़ने के नाम पर राजनीति चमकाने वालों का एक तांता लगा हुआ है। उस तांते का सबसे बड़ा मुखिया कौन है? असदुद्दीन गिरोह। वो बोलता है कि हम जो है वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ने के लिए जो है अपना ये संगठन बनाया। कोई उससे पूछता ही नहीं है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में वकील है और वो जो संविधान ने जो ये व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार हमारा देश क्या हिंदू राष्ट्र है? तो उसको घेरने की जरूरत है और उसके जो ये छद्म लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई की हवा निकालने की जरूरत है। और हिंदू राष्ट्र का जो छद्म चीज़ है, उसके नाम पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी डरा कर, धमका करके, भय पैदा करके, अफवाह का शिकार बना करके वो बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है माने पिछले 60-70 सालों से। और उसी प्रकार का, जिस प्रकार का भय हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरा करके, धमका करके और उनमें ये दहशत और अफवाह फैला करके, शिकार बना करके उनको वोट बैंक के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी प्रकार अब हिंदू सनातन में जो ये बयान बहादुर छोड़े गए हैं यूट्यूब वाले, और कुछ बीजेपी के लोग भी बोलते हैं यदि मोदी जी को आप वोट नहीं करेंगे तो गजवाए हिंद आ जाएगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा और दारुल इस्लाम। ठीक उसी तरह की दहशत। तो इन दोनों साजिशों को अच्छी तरह समझ लेना है और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना है और ऐसे संगठनों को, बीजेपी को भी बेनकाब करना है। और उनके जो मोदी जी हैं और तो काम अच्छे कर रहे हैं, तो उस अच्छे काम के नीचे जो ये खतरनाक काम कर रहे हैं कि देश के दुश्मन, जिनको प्रशासक के भी रूप में, शासक के भी रूप में, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि देश के दुश्मनों का खात्मा करें, और यदि राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद का दम भरते हैं, देशभक्ति का दम भरते हैं, तब तो ये उनकी ड्यूटी और बढ़ जाती है कि देश के दुश्मनों का खात्मा करें। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं वो जेएनपीसी ऐसे खतरनाक, वामदल ऐसे खतरनाक
और उसी के आसपास तमाम माने और भी जो तंजीमें हैं, ग्रुप हैं, समूह हैं, उनको ये पाल रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। तो ये भी एक मोदी जी के द्वारा गद्दारी का एक बहुत बड़ी घिनौनी कृति है। तो खैर, इसलिए भारतीय जनता दल और भी आगे यूट्यूब के माध्यम से बताता रहेगा कि सिर्फ भारतीय एकता, शुद्धता, जितने भी इस देश के लोग हैं, जितने भी इस भारत की पावन मिट्टी की संतान है, सभी लोग बराबर हैं, एक ही हाथ सभी भारतीय हैं, अपने ही भारतीय भाई भाई, यही जज्बा आप फैलाइए, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। और इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।